हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि इस कोविड-19 के पीरियड में जहां बच्चे कई बार अपने रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते हैं, मेरे इन वीडियोस से आपको काफ़ी मदद मिली। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं बना पा रही थी, थोड़ा बिजी चल रही थी, लेकिन आप बच्चों की रिक्वेस्ट के कारण मैंने आज एक नया वीडियो बनाया है आपके लिए। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का वीडियो है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्लास 9th की हिस्ट्री का ये 2nd चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आपको ध्यान होगा कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ा। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। उसी के सीक्वेंस में हम इस चैप्टर 2 को समझेंगे। तो इसमें कुछ 2-3 हम टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस क्या हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको कंसेप्ट याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो इस पर वीडियो पहले बनाया जा चुका है, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि इस चैप्टर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो 1789 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसे विश्व में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी गई। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में नवीन नए नए विचारों का संचार होता है। क्रांति की जो वैल्यूज थी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो मूल्य थे, इन्होंने पूरे विश्व को मोटिवेट किया। आपको ध्यान होगा, क्रांति से पहले जो सत्ता थी वो राजा के पास थी। लुई 16 जो है वहाँ शासन कर रहा था, और साथ ही साथ समाज 3 एस्टेट्स में विभाजित था और समाज अनइक्वल था, सबको इक्वल राइट्स नहीं थे। लेकिन रिवॉल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली के हाथों में सरकार आई और बहुत सारे चेंजेस हुए। कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो पुरुष नागरिक अधिकार पत्र है वो तैयार हुआ, सिटीजन्स को राइट मिले। तो इस फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व, स्पेशली यूरोप में, लोगों को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जागृत किया, उनको सोचने के लिए मजबूर किया। तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ। जो भी सामाजिक संरचना है कि समाज का ढांचा कैसा होना चाहिए, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। उसमें किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, नागरिकों को कैसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और जो सत्ता है, सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, पब्लिक का हो, वहाँ राजा का शासन हो, संवैधानिक राजतंत्र हो, किस तरह की व्यवस्था हो, ये सारे कंसेप्ट हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता का हस्तांतरण होता है, जो पावर है ट्रांसफॉर्म होती है। राजा, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग, या हम कह दें क्लर्जी जो हैं, उनके हाथों से निकलकर वो जो सत्ता है, जो पावर है, वो सारी कॉमन पीपल, समाज के लोगों के हाथों में आती है। यानी वो जो नवीन विचार हैं, उनका पूरा प्रसार होता है एशिया और यूरोप में। और अब लोग इन विषयों पे चर्चाएं करते हैं, बहस का बाजार गर्म होता है। लोगों के बीच में ये बहस का मुद्दा बनता है कि नागरिकों को किस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सत्ता में किसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी तरह के विभिन्न विचारधाराएं विकसित होती हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो राजा राम मोहन राय और डेरोचियो ने भी जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके महत्व को समझा और इसके बारे में उल्लेख भी किया है। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में माहौल बना, नई नई विचारधाराएं विकसित हुई, उनको बेसिकली हम 3 भागों में क्लासीफाई करके समझ सकते हैं। यानी बेसिकली 3 विचारधाराओं को हम यहाँ समझेंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया है, लिबरल्स यानी उदारवादी, कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी, और रेडिकल्स यानी रेडिकलवादी या आमूल परिवर्तनवादी। आइए हम एक एक करके समझते हैं इसे। सबसे पहले हम देखिए उदारवादी या लिबरल्स। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इस लिबरल्स जो है, इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है जिसका अर्थ है आज़ाद, और लैटिन वर्ड है लिबर,
जिसका अर्थ है आज़ाद, यानी ये व्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर है। हम देखते हैं कि उदारवादी अलग अलग पहलुओं में, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में किस तरह की उनकी विचारधाराएं थी, उनको हम यहाँ समझते हैं। अगर हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो लिबरल्स चाहते थे रिलीजियस इक्वालिटी, धार्मिक समानता स्थापित हो। क्यों? क्योंकि यूरोप में अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों को प्रमोशन दिया जा रहा था। जैसे ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को। यानी राजा जिस धर्म का है, शासन जिस धर्म को प्रमोट कर रहा है, उसी के प्रोत्साहन संबंधित नीतियां बन रही हैं। और रेस्ट ऑफ द पब्लिक जिनके अलग धर्म हैं, उनके धर्म के संरक्षण के लिए कोई विशेष नीतियां नहीं की जाती हैं। यानी कुल मिलाकर ये धार्मिक समानता के पक्षधर थे कि धार्मिक समानता स्थापित होनी चाहिए। एक क्षेत्र विशेष, एक देश में रहने वाले सभी नागरिक, जो चाहे किसी भी धर्म का पालन करता हो, राज्य के द्वारा उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्फीयर में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो जैसा कि हमने पढ़ा, लिबर शब्द का अर्थ है आज़ाद। तो ये व्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर थे और इनका मानना था कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान माना जाना चाहिए। अगर हम सरकार की बात करें तो ये कैसी सरकार चाहते थे? ये चाहते थे कि सरकार सबकी सहमति से बने, यानी संसदीय प्रतिनिधि सरकार हो, यानी प्रतिनिधि हम चुनकर भेजें जो संसद के माध्यम से संविधान को फॉलो करते हुए देश का शासन चलाए। संविधान मतलब कुछ नियम कानूनों को, यानी देश का शासन, न्यायपालिका जो है वो सुनिश्चित करे कि निर्धारित नियमों के अनुसार वो शासन चलाया जा रहा है या नहीं। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आया है कि प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं और संविधान के अनुसार वो शासन कर रहे हैं, इस तरह की सरकार के चुनाव की बात कही है, तो इस बात को आप कदापि डेमोक्रेसी ना समझें। क्यों? क्योंकि ये, अगर हम मताधिकार की बात करें तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में नहीं थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्षधर नहीं थे। ये किसके पक्ष में थे? मताधिकार के पक्ष में तो थे, लेकिन इनका मानना था कि केवल जो प्रॉस्पेरियस मेल हैं, संपत्तिधारी पुरुष, वही वोटिंग का अधिकार रखते हैं। आपने फ्रांसीसी जो क्रांति है उसमें देखा कि किस तरह से जब नागरिक पुरुष अधिकार पत्र जो बना था, उसमें पुरुषों को यानी सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। यानी केवल संपत्तिधारी पुरुष ही वोट देने का अधिकार रखते हैं, जो 3 दिन के अपने वेतन के बराबर कर चुकाते हैं। तो कुल मिलाकर ये थ्रू द वोटिंग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करवा रहे हैं जो देश का शासन करेंगे और निश्चित नियमों के तहत शासन करेंगे, और न्यायपालिका जो है वो ये सुनिश्चित करे कि निर्धारित कानूनों के अनुसार ही शासन चलाया जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ मताधिकार कैसा है? सीमित मताधिकार है, लिमिटेड सफरेज है। यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा उदारवादी जो हैं वो विशेषाधिकारों के विरोधी थे। फिर से आप फ्रांसीसी क्रांति की बात समझिए, उसी तरह की व्यवस्था यूरोप में फैली हुई थी कि समाज में जो कुछ तबके हैं उनको विशेष अधिकार था, जैसे अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग, इनको जो बर्थ राइट्स प्राप्त थे। तो उदारवादी चाहते हैं कि समाज में किसी एक वर्ग विशेष को इस तरह के स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए जन्म से। साथ ही साथ उदारवादी एक सही तरीके से, कानूनी तरीके से निजी संपत्ति को जुटाने के पक्षधर थे, यानी कि निजी संपत्ति पर स्वामित्व जो है वो व्यक्ति का होता है, हो सकता है, वो अगर सही तरीके से वो संपत्ति को जुटा रहा है। तो इस तरह से एक्चुअली जो उदारवादी थे उसमें अधिकांश लोग ऐसे बुद्धिजीवी शिक्षित लोग थे जिन्होंने समुद्र पारीय व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, पैसा कमाया था। ये वही वर्ग था जो हम पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो
चूंकि इन्होंने व्यापार आदि से पैसा कमाया है तो ये निजी संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार की भी बात करते हैं। आगे आइए हम देखते हैं रेडिकल समूह को। रेडिकल्स या आमूल जो परिवर्तन चाहते हैं, यानी ये जो समूह है ये बिल्कुल जो व्यवस्था थी उसमें पूर्ण परिवर्तन का फेवर करता था। अब देखिए इनकी क्या मान्यता थी। ये चाहते थे जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, वो बहुमत पर आधारित होनी चाहिए, वो मेजॉरिटी पर बेस होनी चाहिए, यानी जो पब्लिक है, मैक्सिमम पब्लिक किस को समर्थन देती है ऐसी सरकार स्थापित होनी चाहिए। और इसके साथ इनका जो विज़न है वो थोड़ा ब्रॉड था। उदारवादियों के कंपैरिजन में ये मताधिकार के साथ, यानी जो सफ्रेज मताधिकार था, सफ्रेज जो लिमिटेड सफ्रेज था, जो सीमित मताधिकार था, ये उसका फेवर नहीं करते। ये कहते हैं महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए, यानी कुल मिला के देश के सभी नागरिकों को मताधिकार मिलना चाहिए। इसी के साथ ये समाज के जो प्रॉस्पेरियस ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनका ये विरोध करते थे। और निजी संपत्ति के ये विरोधी नहीं थे, लेकिन इनका एक विचार था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथों में सेंट्रलाइज्ड ना हो, उसका वितरण समान हो। तो इस तरह से रेडिकलवादियों की ये विचारधारा थी। अब हम देखें थर्ड जो हमारी विचारधारा थी, कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी। जैसा कि इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है, कंजर्वेटिव यानी ये ज़्यादा नए विचारों के, नए सुधारों के समर्थक नहीं थे। बेसिकली इस विचारधारा में समाज के वो समूह आ रहे थे जो सदियों से सत्ता में बने हुए थे, जैसे राजा, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग आदि। तो रूढ़िवादी वर्ग रेडिकल और उदारवादियों के जैसे जो विचारधारा थी उनकी, उसके बिल्कुल समर्थक नहीं थे। और शुरू में हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में वो परिवर्तन के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद 1804 में नेपोलियन सत्ता में आया। नेपोलियन ने सुधार करके अपनी राजतंत्रीय व्यवस्था को स्ट्रांग बनाया, तो वहाँ से रूढ़िवादी जो ताकतें थी उनको मोटिवेशन मिला और धीरे धीरे वो परिवर्तन के पक्षधर बने। रूढ़िवादियों का क्या मानना था, वो कहते थे कि भाई अतीत का सम्मान करते हुए सुधार करना चाहिए। अगर कोई हम नीति निर्माण करते हैं, कोई सुधार करते हैं, तो उसमें अतीत को मेंटेन रखा जाए, उसे पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, और जो बदलाव है वो रैपिड चेंजेस नहीं होने चाहिए, तीव्र गति से परिवर्तन नहीं, ये धीमी गति से धीरे धीरे चेंजेस हों। अतीत को साथ लेकर चलते हुए परिवर्तन करने के पक्ष में थे। साथ ही ये मानते थे कि जो परंपरागत संस्थाएं हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे राजतंत्र और चर्च, उनको एज इट इज़ बना रहने दिया जाए, उनमें कोई चेंज ना किया जाए। तो इस तरीके से हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप में एक माहौल बना, बहस का बाजार जो गर्म हुआ, लोगों की जो नई नई विचारधाराएं विकसित हुई, उनके तहत हमने 3 विचारधाराओं को समझा। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, औद्योगिक समाज, कि किस तरह से जो यूरोप का समाज है वो कैसा समाज था। यूरोप का समाज औद्योगिक समाज था और उसके कारण समाज, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, क्या सोशल चेंज हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक समाज और फिर उसके चेंजेस। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। औद्योगिक क्रांति जो है वो यूरोप में प्रारंभ हो गई थी और अपने दूसरे चरण में पहुंच रही थी। आपके लिए एक प्रश्न है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई। आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई। मैं आपको बताती हूँ कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय है कि जहाँ पहले वस्तुएं हाथों से बनती थी, अब वो वस्तुएं मशीनों से बनने लगी, कारखानों में बनने लगी। तो ये जो वस्तुओं के उत्पादन में चेंजेस आए, हाथों से
घरों में बनने के स्थान पे मशीनों से कारखानों में बन रही हैं, तेज गति से बन रही हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वस्तुओं के उत्पादन में, इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब ज़रूर बताएं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई। तो हम आगे चलते हैं कि औद्योगिक क्रांति यूरोप में संपन्न हो चुकी थी, जिसके कारण धीरे धीरे रेलवे का विस्तार पूरा हो चुका था और देखते देखते नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से नए नए शहर बसते जा रहे थे। और समझने वाली बात यह है कि जितने भी उद्योग थे ये प्राइवेट ओनरशिप में थे, ये व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी इनका मालिक कोई एक व्यक्ति था, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। अब इसका परिणाम क्या निकला? इन उद्योगों में, ध्यान से समझिए, हम इसके परिणाम देख रहे हैं। इन उद्योगों में काम के घंटे तो बहुत अधिक थे, लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। इसलिए एक व्यक्ति के नौकरी करने से परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। इसलिए इस औद्योगिक क्रांति या इस औद्योगिक समाज में परिवार के सभी सदस्यों को कारखाने में ला खड़ा किया। अब परिवार के सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, हर कोई व्यक्ति कारखाने में काम करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि वेतन कम है। सभी व्यक्ति काम करेंगे तब जाके मुश्किल से परिवार का गुजारा चल सकेगा। तो बड़ी संख्या में गांवों से भी लोग शहरों में आ रहे थे रोजगार के लिए, और लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि काम के घंटे अधिक थे, वेतन कम था। चूंकि नए नए कारखाने बन रहे थे तो हाथों से काम करने वाले लोग बेरोजगार भी हो रहे थे। और जब मार्केट में उद्योगों से बनने वाली वस्तुओं की मांग कम होती थी कभी, तो उसके कारण बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। तो लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। यानी ये जो औद्योगिक समाज था, इस औद्योगिक समाज में एक वर्ग का, जिस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा गया, जिसे हम मजदूर वर्ग भी कह सकते हैं, लेकिन सर्वहारा वर्ग के नाम से ये फेमस है, इसका शोषण हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में मध्य जो वर्ग है उसका उदय हुआ। तो और उन्होंने समुद्र पारीय व्यापार से खूब मुनाफा कमाया था। तो उदारवादी और रेडिकलवादी हैं, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो वो इन सभी समस्याओं का जो समाज में मौजूद थी, इनका हल ढूंढ रहे थे कि समाज को एक बेहतर समाज बनाया जाए। और अधिकतर ये जो उदारवादी और रेडिकलवादी थे, इन्होंने समुद्र पारीय व्यापार से और औद्योगिक जो संस्थान हैं उनसे खूब पैसा कमाया था। ठीक है, बहुत काफ़ी उद्योग, ये जो उदारवादी हैं इन्होंने व्यापार से इनसे पैसा कमाया और ये चाहते थे कि इनकी जो आर्थिक प्रगति है वो निरंतर रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हों और जो नागरिक हैं वो शिक्षित हों, साक्षर हों। साथ ही साथ ये चाहते थे कि समाज में जो कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं ये समाप्त किए जाएं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले। तो इस तरह से उदारवादी और रेडिकलवादी इन समस्याओं का समाधान चाहते थे। लेकिन यूरोप में बहुत उथल पुथल चल रही थी, क्रांतियों की श्रृंखलाएं चल रही थी, रूढ़िवादी ताकतें अपनी पावर को मजबूत बनाने में लगी थी। उसी क्रम में 1815 में एक वियना कांग्रेस की स्थापना होती है। इसको विस्तार से हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे। इस संबंध में मैं कक्षा 10 का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप और विस्तार से देखना चाहें तो कक्षा 10 का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो है ये। यहाँ आप ये समझें कि 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके बाद यूरोप में रूढ़िवादी सरकारें और ज़्यादा ताकतवर तरीके से पुनर्स्थापित हो जाती हैं। यानी अब रूढ़िवादी सरकारों को चुनौती देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी सरकारों से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये समाज के जो विभिन्न समूह थे, विभिन्न राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकलवादी, ये सभी समूह लगे हुए थे अपने प्रयासों में, ताकि वो समाज में शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर सकें। यूरोप के विभिन्न देश हैं जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, इनमें भी जो लोग हैं, ऐसे लोग क्रांतिकारी कहलाए। कैसे लोग?
ऐसे लोग जो 1815 की वियना कांग्रेस के बाद स्थापित रूढ़िवादी सरकारों का तख्ता पलट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो नागरिक अधिकारों के समर्थक हैं, ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया है। ऐसा ही एक उदाहरण इटली का मिलता है, जूसेप्पे मैत्सिनी, या आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा गिसेप्पे मेज़िनी। तो ये क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हम फिर से बता रही हूँ आपको, हम विस्तार से क्लास 10th में पढ़ेंगे, जिनके जो प्रयास हैं उनसे ना केवल इटली बल्कि पूरे यूरोप और विश्व के जो क्रांतिकारी हैं वो मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए। अब देखिए, हम नया टॉपिक देखते हैं कि यूरोप में जो समाजवाद है, एक नया कंसेप्ट है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। समाजवाद क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझें। देखिए, 19वीं शताब्दी में यूरोप में समाजवादी जो विचारधारा है वो विकसित होनी शुरू हो गई। समाजवाद कैसा कंसेप्ट है? समाजवाद पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, ये दोनों जस्ट अपोजिट विचारधारा हैं। और अभी हमने जो यूरोप का समाज देखा, औद्योगिक समाज, वो पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज कैसा होता है, सबसे पहले इसको आप समझिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो उत्पादन के साधन हैं, जिनसे वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे ज़मीन से अनाज का, जैसे कारखाने से वस्तुओं का, तो ये जो उत्पादन के साधन हैं, इन पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण ना होकर एक व्यक्ति का नियंत्रण हो, निजी स्वामित्व हो, और ऐसी कंडीशन में वो जो व्यक्ति है, जो कारखाने का मालिक है, वो सारा मुनाफा खुद प्राप्त करता है, और उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें एक लिमिटेड, एक सीमित वेतन मिलता है, जो भी बहुत न्यूनतम, बहुत कम होता है गुजारा चलाने के लिए। यानी इस व्यवस्था में मजदूरों का शोषण होता है। एक बार फिर समझिए, पूंजीवादी व्यवस्था वो है जिसमें उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे कारखाना, ज़मीन, ये प्राइवेट ऑनरशिप में होते हैं, निजी स्वामित्व में होते हैं। होने वाला सारा मुनाफा जो कारखाना मालिक है वो अपनी जेब में डालता है, और मजदूरों को तय किया गया वेतन ही मिलता है। इस व्यवस्था में मेहनत मजदूर करते हैं, लेकिन सारा मुनाफा कारखाना मालिक ले जाता है, और इसमें मजदूरों का शोषण होता है। तो यही व्यवस्था, यही जो समाज का ढांचा है, ये यूरोप में बना हुआ था। अब लोग परेशान थे, जो यूरोप के अधिकांश देशों में यही स्थिति थी। प्राइवेट ऑनरशिप में फैक्ट्रीज थी, लोगों का शोषण हो रहा था। अब इसी के प्रत्युत्तर में ये जो एक नई विचारधारा है ये विकसित होती है, और ये विचारधारा थी समाजवाद या सोशलिज्म, या इसे साम्यवाद, कम्युनिस्ट भी आप कह सकते हैं। तो आइए हम समाजवाद को समझते हैं कि समाजवाद क्या है। समाजवाद पूंजीवाद से जस्ट विपरीत है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के जो साधन हैं, चाहे ज़मीन है, कारखाने हैं, उस पर एक व्यक्ति की बजाय किसका अधिकार हो? या तो समाज यानी उसमें काम करने वालों का अधिकार हो, या सरकार के नियंत्रण में हो, और उसमें होने वाला जो मुनाफा है वो भी काम करने वाले लोगों में आपस में बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इस व्यवस्था में सबसे मेन फोकस सामाजिक हितों पर दिया जाता है। यानी ये जो व्यवस्था है समाजवाद, ये संपत्ति के निजी स्वामित्व का विरोध करती है। इनका ये लॉजिक है, ये तर्क देती हैं कि जो संपत्तिधारी हैं वो केवल और केवल अपने फायदे की सोचता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी संपत्ति को उत्पादनशील बनाने वाले जो लोग हैं, मजदूर, उनको भी मुझे हित सोचना चाहिए। नहीं, वो सारा फायदा अपने जेब में डाल लेता है। इसलिए समाजवादी मानते हैं कि संपत्ति के ऊपर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का या सरकार का नियंत्रण हो। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो उत्पादन के साधनों पे सरकार का नियंत्रण हो, या हम आगे बात करेंगे कोऑपरेटिव, यानी कुछ लोग समूह में एक उद्यम स्थापित करें और उसमें मिलकर काम करें और होने वाले मुनाफे को भी आपस में बांट लें। तो ये व्यवस्था थी समाजवाद।
समाजवाद व्यवस्था संसाधनों के समान वितरण, आर्थिक समानता पर आधारित थी। तो धीरे समाजवाद का कंसेप्ट धीरे धीरे यूरोप में विकसित होता है। तो देखिए, इसके बारे में हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि समाजवादी जो हैं वो भविष्य को बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं। उनका क्या मानना है? वो कहते हैं कि कॉपरेटिव या सामूहिक उद्यम, कॉपरेटिव या उसे आप सामूहिक उद्यम कह सकते हैं। ये क्या है कॉपरेटिव या सामूहिक उद्यम? आगे हम देखते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रॉबर्ट ओवेन। ये अपना एक विचार रखते हैं। ये इंग्लैंड के एक उद्योगपति हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति। इन्होंने अमेरिका के जो इंडियाना है वहाँ इन्होंने एक अपना नया प्रयास किया जिसे नया समन्वय कहा गया। एक नए तरह के समुदाय की रचना की कोशिश की जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को लाभ पहुंच सके। ऐसा ही एक विचार था फ्रांस के लुई ब्लांक का। वो ये मानते हैं कि कॉपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम को वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ समाजवादी जो हैं उनकी मान्यता थी कि जो खेत हैं, अगर खेतों में हम एक अच्छा उत्पादन करना चाहें तो छोटी छोटी जो जोतें हैं, छोटे छोटे जो खेत हैं, उनमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन करना या नवीन तकनीकी से कृषि करना ज़्यादा संभव नहीं है। तो सामूहिक खेत बनाए जाने चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत प्रयासों से सामूहिक खेत बनाना संभव नहीं है। इसलिए जो सरकार है, सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो जो लुई ब्लांक हैं वो चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह यानी व्यक्तिगत स्वामित्व की जगह सरकार सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। सामूहिक उद्यम या कोऑपरेटिव, इसका क्या मतलब है कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम का? इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो समूह में एकजुट हों, एक साथ मिलकर वस्तु का उत्पादन करें और होने वाले मुनाफे को अपने काम के हिसाब से आपस में बांट लें। तो इस तरीके से रॉबर्ट ओवेन और जो लुई ब्लांक हैं उन्होंने अपने विचार दिए। लेकिन इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध विचार जो थे वो थे कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स के थे। तो ये एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के यहूदी थे और फ्रेडरिक एंगेल्स उनके मित्र इंग्लैंड के एक पूंजीपति थे। इनका क्या विचार था? इनका मानना था कि जो ये औद्योगिक समाज है, ये जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज बना है, बेसिकली ये पूंजीवादी समाज है। यहाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये कैसा समाज है? पूंजीवादी। यानी वो कार्ल मार्क्स का जो विचार थे वो बहुत ही क्रांतिकारी और लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। उनके विचार लोगों में बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहे। उनका मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति जो हैं वो होने वाले सारे मुनाफे को अपनी पॉकेट में डालते रहेंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, उनका ये मानना था। उन्होंने समाज का ये जो सर्वहारा वर्ग, ये जो वर्ग था इसे सर्वहारा वर्ग कहा उन्होंने इन मजदूरों को मोटिवेट किया। वो कहते हैं कि जो पूंजीवाद है वो निजी संपत्ति पे आधारित शासन व्यवस्था है। तो इस जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये जो अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हैं, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए ऐसी व्यवस्था को जो केवल अपने बारे में सोचता है। ठीक है, इसमें समाज के एक वर्ग विशेष के बारे में सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे समाज का गठन करना चाहिए जिसमें जो संपत्ति है उस पूरे समाज का नियंत्रण हो, जिसपे सामाजिक नियंत्रण हो, जिसमें सरकार का नियंत्रण हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, जिसमें आर्थिक समानता की बात हो। तो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इन विचारों को बहुत ही अच्छे से सही तरीके से इन्होंने व्यक्त किया है। लोग इनसे काफ़ी मोटिवेट हुए और उनका एक प्रसिद्ध नारा था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यानी विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ। तुम्हें भय किस चीज़ का है? तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय बीड़ियों के कुछ भी नहीं है। और अगर तुम संघर्ष में विजयी हुए तो तुम्हें प्राप्त करने के लिए तो पूरा विश्व है, सारी संभावनाएं हैं अपनी स्थिति को सुधारने की।
तो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे वो एक साम्यवादी, एक समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए थे, और इन्होंने सर्वहारा वर्ग को मोटिवेट किया और इनके विचार सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे। मार्क्स का ये विश्वास था कि अगर जो मजदूर हैं वो अगर एकजुट हो जाएं, ठीक है, वो इन पूंजीपतियों से ना डरें, एकजुट हो जाएं और मजदूर ये समझ लें कि उनकी मेहनत के बिना पूंजीपति मुनाफा नहीं कमा सकते, सारी शक्ति मजदूरों में निहित है। अगर इस बात को मजदूर समझ जाएं, एकजुट हो जाएं और संघर्ष करें तो जीत इनकी ही होगी और भविष्य में कम्युनिस्ट समाज का निर्माण होगा। पूंजीपति जो समाज है उसको चुनौती देके बहुत कम समय में हम समाजवादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि समाजवाद जो है उसको किस तरह से समर्थन मिलता है। समाजवादी विचार यूरोप में पॉपुलर हो रहे हैं और 1870 के दशक आते आते पूरे यूरोप में समाजवादी विचार फैल चुके हैं और समाजवाद से प्रभावित होकर अनेक संगठन बने, जिनमें से एक प्रसिद्ध संगठन है द्वितीय इंटरनेशनल। ये समाजवादियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी और ये संगठन के साथ साथ इसका मेन उद्देश्य मजदूरों की स्थिति को सुधारना था। और इस द्वितीय इंटरनेशनल से मोटिवेट होकर पूरे यूरोप में इसी से प्रेरित होकर अनेक संगठन बनने लगे, जैसे इंग्लैंड और जर्मनी में। इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों की जो जीवन की स्थिति है, कार्य स्थिति है, उनको सुधारना, काम के घंटों को कम करना, उनकी वेतन की स्थिति को सुधारना, इनको मताधिकार देना। इन्होंने साथ ही साथ अपना एक फंड भी रेज किया हुआ था, कोष भी स्थापित किया हुआ था। संकट की स्थिति में, क्राइसिस की कंडीशन में अपने मेंबर्स की मदद करते थे और इनकी मुख्य मांग उनके मजदूरों के जीवन को सुधारना ही था कि काम के घंटे कम हो, वेतन अच्छा हो, मताधिकार प्राप्त हो। तो इस तरीके से ये विचार पूरे यूरोप में प्रसारित हो रहे थे और इसी से मोटिवेट होकर यूरोप के सभी देशों में नए नए संगठन बन रहे थे, जैसे जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में हम बात करें तो लेबर पार्टी, फ्रांस में अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह से विभिन्न पार्टियां बनती जा रही थी। लेकिन 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोप में कहीं भी समाजवादी जो समूह है वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो सके। अभी भी रूढ़िवादी जो ताकतें हैं वही मजबूत बनी हुई हैं, लेकिन उनके साथ साथ राजनीति में जो रेडिकलवादी हैं, रूढ़िवादी हैं, वो भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, वो भी अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। लेकिन जो समाजवादी हैं वो अभी तक कहीं सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। हालांकि सरकार द्वारा जो नीति निर्माण है उसके नीति निर्माण में कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में 3 मुख्यतः विचारधाराएं विकसित हुई। 3 विचारधाराओं को समझा, उसके बाद यूरोप में जो समाज था औद्योगिक समाज, उसको जाना, औद्योगिक समाज के कारण कैसे एक सर्वहारा वर्ग का उदय होता है उसे समझा और किस तरह से मजदूरों का शोषण होता है। उसके बाद हमने जाना कि समाजवादी विचारधारा कैसे विकसित होती है। रॉबर्ट ओवेन, ब्लांक एंड कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, किस तरह की कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों ने समाजवाद के बारे में उनके जो विचार हैं उन्होंने समाज के मजदूर वर्ग को मोटिवेट किया। और नेक्स्ट हमने देखा ये स्लाइड, ये नया टॉपिक कि कैसे समाजवाद के समर्थन में नए नए संगठन बन रहे हैं, समाजवाद किस तरह से लोगों में पॉपुलर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल हैं। इस कोविड के पीरियड में कई बच्चे रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उनका नुकसान होता है। इसीलिए आप सब बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने अपने वीडियोस कंटिन्यू करने फिर से शुरू किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इतनी मेहनत से वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, इनको समझें, इनसे संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं तो उनको डिस्कस करें। इस वीडियो में जो मैंने सवाल पूछा उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इन वीडियोस को आप अपने उन फ्रेंड्स से जो किसी कारण से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं उनसे शेयर करें,
या जो ऑनलाइन कक्षा लेने में सक्षम नहीं हैं उनसे शेयर करें। एक जागरूक नागरिक होने का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप घर में रहे हैं, सेफ रहिए कोविड में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैप्टर का सेकंड वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने जा रही हूँ, तो आप इस फर्स्ट वीडियो को देखें, समझें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।